मुझे कोई ये बताएगा एक अच्छा एडवोकेट बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले सर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत होनी चाहिए, प्रेजेंट ऑफ माइंड ज़्यादा होना चाहिए, हर चीज़ को समझने की क्षमता होनी चाहिए, ये कुछ अपूर्ण है। और उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, और जो उसका पढ़ने का जो है जितने चीज़ें आपने बताई ये तो एमआर भी कर सकता है, एमआर भी कर सकता है। जो हमने आपसे पूछा कि ये पता कैसे चले कि वास्तव में आपको वकील बनना है, और वकील बनने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिससे आपको खुद पता चलेगा कि आप वास्तव में एक अच्छे एडवोकेट हो सकते हैं। विधिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। वो तो एलएलबी करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगी सर। सभी करते हैं एलएलबी, लेकिन विधिक भाषा का ज्ञान सभी को नहीं होता है। उसके अलावा आप सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है जो हम देखते हैं, जो तहरीर तैयार करते हैं विधिक भाषा का, उसमें कहीं भी शब्द ही उपयोग नहीं होता। जनरल भाषा में लोग एप्लीकेशन दे देते हैं। मैं 4 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहला है अच्छा श्रोता होना चाहिए। बिल्कुल व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, श्रोता सुनना सुनना। जब तक आप सुनेंगे नहीं, रिक्वेस्ट है थोड़ा लाउडली बोलेंगे कि कैमरा थोड़ा और पास कर दो, है ना, जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप किसी को कुछ न बता पाएंगे और ना कुछ आप सोच पाएंगे कि मुझे करना क्या है। अगर आप श्रोता बहुत अच्छे हैं, नंबर 1 है श्रोता। सेकंड था विधि का ज्ञान। विधि का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड, जो आपने कहा था आपकी प्रेजेंट ऑफ माइंड, वो बहुत मस्त है। आप अब ये देखिए ना कि मतलब आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपका तार्किक कितना अच्छा है। तो हिंदी वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? सब हिंदी भाषा, हिंदी में अच्छा लगता है, लोगों के लिए बड़ा इजी हो जाता है। और चौथा सबसे अच्छा है लिखना। एक यहाँ पर जितने स्टूडेंट हैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप लोग हर बार हाँ हाँ करना। जब मैं पूछूँ अगर सही हो तो बताइए, अगर गलत हो तो मना कर देना। थोड़ा तेज चाहते हैं। चोरी एक अपराध है। हाँ चोरी एक अपराध है। बिल्कुल। ये इस क्वेश्चन पूछने से पहले मैंने आपसे जानना चाहा कि चोरी एक अपराध है। एक माँ अपने बच्चे के लिए दूध चुराती है, क्या ये एक अपराध है? नहीं, अपराध तो लाभ में होता है ना। मैं जो पूछ रहा हूँ उस पर बताइए। एक माँ अपने बच्चे के लिए दूध चुराती है, एक अपराध है? आपने बताया ना चोरी का अपराध है, ये एक अपराध है कि नहीं, ये मुझे जानना है। जनरल एक्सेप्शंस है। एक बाप अपने बेटी की फीस के लिए पैसा चुराता है, ये एक अपराध है कि नहीं है? अपराध है। एक शराबी शराब पीने के लिए शराब चुराता है, अपराध है? ये अपराध नहीं है सर, ये अपराध है। शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपराध है ना? जनरल एक्सेप्शन। तो मुझे ये बता दीजिए, अगर आपको न्यायाधीश बना दिया जाए, क्योंकि चोरी एक अपराध है और तीनों ने अपराध किया है। माँ ने बच्चे के लिए दूध चोरी किया, पिता ने बच्चे की फीस के लिए अपने बच्चे की फीस के लिए चोरी की, और शराबी ने शराब पीने की चोरी की, शराब की चोरी की। तो अगर आपको न्यायाधीश बना दिया जाए तो आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या सज़ा देंगे इन तीनों को? कैसे सज़ा का ये भी आपको मालूम है कि सज़ा दंड के 2 रूप होते हैं, वो भी आपको मालूम होगा। आर्थिक दंड भी लगाया जाता है, ये भी आपको मालूम होगा। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, भाई आप एक एडवोकेट हैं, अपकमिंग और कुछ हैं, मुझे लगना चाहिए कि आप क्या निर्धारण करेंगे कि इसमें कैसे क्या मतलब दंड देना चाहेंगे? चेतावनी भी एक दंड का ही स्वरूप होता नहीं, इन लोग को वार्निंग भी छोड़ दिया गया। तो मुझे ज़रा थोड़ा सा कोई बताना चाहेगा इन तीनों में
एक एक करके बताइएगा थोड़ा सा। दूर वाले केस में तो ये व्यवहारिकता के तौर पे ये दंड दिया जा सकता है कि अगली बार इस तरह की प्रतिक्रिया ना की जाए। लेकिन अगर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो एक माँ ने दूध सिर्फ अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए किया। बच्चा आपने पैदा किया है ना, तो आप मजदूरी कर सकते हैं ना। नहीं, वो बात सही है। उस कंडीशन में उसके पास जब कुछ भी नहीं आप होगा दंड का निर्धारण क्या करेंगे, जो आप अभी इससे पहले बोले? आपने भी कुछ बोला ना इससे पहले, क्या बोला था? चेतावनी देकर छोड़ देंगे। आपका आंसर एकदम राइट था। परिस्थितियों के अनुसार ये देखा जाएगा कि अपराधी गंभीरता क्या है और उसको चेतावनी दे के छोड़ा जाएगा। मैंने जो आपको क्रॉस किया था वो मैंने आपको इसलिए किया था, ये आपको याद रहे कि आपने अपराध किया है। अभी हमने आपसे कहा था ना कि वो उसकी जिम्मेदारी थी ना बच्चे की, तो अपराध किया है। सेकंड में बताइए। दूसरा, जो जिस पिता ने अपने बच्चे की फीस के लिए जो है अगर चोरी की है, चोरी की श्रेणी में आता, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ ये भी देखा जा रहा है कि उसका एम क्या है पैसा चुराने का। कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन के पर्पज से चोरी क्या ऐसा हर बात करने लगेगा तो समाज में अपराध कम होगा कि ज़्यादा होगा? नहीं, ये अपराध तो क्राइम है, चाहे किस श्रेणी का हो, लेकिन उसके पीछे का रीजन अगर देखा जाए, बेस क्या है, मतलब क्यों कर रहा है, एजुकेशन के पर्पज से। तो आप क्या दंड श्रेणी में इसको आप क्या दंड देंगे? आर्थिक रूप से। वेरी गुड। लेकिन जो दारू, जितना उसने पैसा चुराया है उतना पैसा उससे लिया जाएगा, चाहे परिश्रम कराया जाए, चाहे कैसे भी करके जिसका चुराया उसके साथ उसकी पूर्ति करें। और तीसरा जो वो अल्कोहल वाली है, वो तो मतलब एक क्राइम है ही है, उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो अगर इस तरह से रहेगा तो उसको 6 महीने का दंड दिया जा सकता है। दिया जा सकता है। चलिएगा, आप वास्तव में आप लोग अच्छे वकील की समझ। मैं इसलिए आपको बता रहा था, कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं, हम लोग जब आपको लोग कोर्ट में करते हैं तो इस टाइप के कई मामले आते हैं, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। लास्ट में फिर क्वेश्चन करेंगे जब अपना टॉपिक बंद करेंगे, लास्ट में फिर पूछेंगे जाते समय। तो आज 154 आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा। सेक्शन 154 CRPC FIR, इंग्लिश में बोलते हैं FIR, हिंदी में बोलते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट, और उर्दू में बोलते हैं रपट। यस, उर्दू में उसको रपट बोलते हैं। ये तीनों हैं कि कहीं कहीं पे आप देखें ना, लोग कहते हैं रपट। रपट उर्दू वर्ड है, अब चलन में कम है, लेकिन पहले बहुत चलन में रपट वर्ड था। एक गाने भी था। हाँ, एक गाने में भी कोई रपट शब्द नहीं, मैंने आपको रपट उर्दू वर्ड बताया। दूसरा गाना। वैसे विधिक भाषा में अपने यहाँ जो प्रोसीजर है उसमें बहुत सारी जो है उर्दू भाषा में, जैसे मिन जानिब होगा एक, यस, और निजारत करके एक हमने देखा लिखा हुआ है। निजारत का मतलब नजारत सॉरी, उसका मतलब अभी हमें नहीं पता है। नहीं, आप पूछे नहीं, आफ्टर स्पीच 154 पे देखिए, एक क्रिमिनल की स्थिति बता रहा हूँ कि अगर आप क्रिमिनल के लॉयर हैं और आप क्रिमिनल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है FIR, जिससे किसी संग्रह अपराध का होना हुआ, जिसकी FIR लिखी गई। अगर आप प्रोसिक्यूशन को लीड कर रहे हैं, मैं दोनों रूल बता रहा हूँ आपको। अगर आप प्रोसिक्यूशन को लीड कर रहे हैं तो एक FIR में क्या क्या लिखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप डिफेंस के काउंसिल हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि उस FIR में कमी क्या है। लेकिन किसी भी क्रिमिनल मुकदमे की जो सबसे बड़ी शुरुआत होती है कि संज्ञेय अपराध का होना, और जिसका प्रमाण होता है FIR।
हर वकील आता है, नया वकील आता है तो उसके मन में होता है कि हम क्रिमिनल की वकालत करें। तो क्रिमिनल की वकालत करने के लिए उसको सबसे पहला अगर कोई काम करना होता तो उसको यही होता है कि FIR। अगर आप प्रोसिक्यूशन, मैंने बताया ना, अगर आप प्रोसिक्यूशन के लीड कर रहे हैं तो आपके पास जो भी वादी आता है न्याय पाने के लिए, वो बताता है कि सर ये अपराध हुआ है, तो आप उसका प्रार्थना पत्र लिखते हैं। उसी प्रार्थना पत्र, वही प्रार्थना पत्र कन्वर्ट होता है FIR में जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है। तो 154 में FIR में अगर आप किसी को जो भी पूछना है वो मुझसे पूछ सकता है। और FIR में क्या क्या होना चाहिए मैं बता देता हूँ। सर FIR कितने तरह की होती है? FIR मौखिक और लिखित। मौखिक तब होती है जहाँ पर आदमी संज्ञेय अपराध के बारे में बताता है, क्योंकि वो पढ़ने लिखने में असमर्थ है, तो वो बताता है तो थाने का जो अधिकारी होगा प्रेजेंट में या जो भी होगा वो उसको लिखेगा। लिखने के बाद उसको पढ़कर सुनाएगा और पढ़कर सुनने के बाद उस पर उसके हस्ताक्षर कराएगा। FIR किस तरीके से लिखनी चाहिए सर, और किन चीज़ों का स्पेशल ध्यान देना चाहिए, इसके टिप्स सर आपसे? देखिए, FIR फैक्ट पे होती है, लॉ का इंटीग्रेंट इसमें नहीं होता है, क्योंकि एक घटना संज्ञेय अपराध लोग लिखते हैं। मैंने कई FIR में देखा है कि जब लोग लिखते हैं तो उसमें कुछ लाख पॉइंट डाल देते हैं। FIR का मेन मकसद क्या है कि जो घटना घटित हुई हम उसको उसमें मेंशन करें। संज्ञेय अपराध जो हुआ है उसमें उसको हम लिखें। 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अपराध का होना, वो स्पष्ट होना चाहिए। अपराध किसके द्वारा किया गया वो स्पष्ट होना चाहिए। कितने लोग ने उस अपराध को होते हुए देखा वो स्पष्ट होना चाहिए। किस तारीख को ये घटना घटित हुई वो स्पष्ट होना चाहिए। कितने समय घटित हुई वो स्पष्ट होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण है कि घटना स्थल का होना। और हाँ, यहाँ पर एक बात देखिए, बहुत छोटी सी एक बात बता दूँ, थोड़ा एग्जाम्पल दे दूँगा तो अच्छा लगेगा आपको। एक एग्जाम्पल दे दूँ फिर आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है आपका क्वेश्चन उसी से जुड़ा हो कि मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो टेलीफोन पर दी गई सूचना, यही आप शायद पूछने जा रहे थे। वीडियो बना के देखिए, मैं एक बात बता दूँ, रहस्यमय सूचना FIR नहीं हो सकती। जिसमें कोई एक फ़ोन पुलिस वाले को कर दे और ये कह दे कि एक आदमी यहाँ आहत पड़ा है, वो FIR नहीं हो सकती। जिस पार्ट पर आप जा रहे हैं, वीडियो पूरी क्लियर, आपने घटना की वीडियो बनाया, इट मीन्स आपने पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा, ठीक। तो आप चश्मदीद साक्षी भी हो सकते हैं और सूचनाकर्ता भी हो मैं सकते ओपन हैं। नहीं होना चाहता। अगर आप ओपन नहीं होना चाहते हैं, और मैं अपना नाम FIR में ये नहीं साबित करना चाहता हूँ, वादी नहीं बनना चाहते सर। वादी नहीं बनना चाहते, लेकिन हाँ, मैं सूचना की इसका एग्जैक्ट तो ये तभी संभव है जब वो सूचना पंजीकृत हो जाए, उस पर अन्वेषण चालू हो जाए, तब ऐसे साक्षी आप आ सकते हैं। अज्ञात नहीं लिखी जा सकती जी, अज्ञात सर, क्या FIR में लिखी जाती FIR है? अज्ञात में किसके द्वारा लिखी जाएगी? मैंने अभी आपसे एक शब्द कहा कि जब तक आपकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगी, मैं बहुत स्पष्ट और फोर्सली बोल रहा हूँ इस चीज़ को, रहस्यमयी सूचना FIR नहीं हो सकती। ये मेरा पहला वर्ड था। इस वर्ड का मतलब आपसे ही जुड़ा है। भाई समझ नहीं पा रहे रहस्य में। रहस्य में जैसे आपने कहा ना, किसी ने फ़ोन किया या वीडियो बना के भेज दिया कि ये घटना हुई, और वो घटना कहाँ हो रही, किसने देखा, किसके द्वारा इसका लिया गया, ये रहस्यमयी है ना, तो वो FIR नहीं हो सकती। मैंने इसीलिए बहुत फोर्सली एक शब्द इस्तेमाल किया। देखिए, शिकायतकर्ता का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है।
जहाँ पर आप ये मुझसे पूछ रहे थे वहाँ पर आप उनको एक क्वेश्चन पूछ सकते थे कि जिसके साथ घटना घटित हुई उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या मैं एफआईआर कर सकता हूँ? मैं कह रहा हूँ संज्ञेय अपराध की सूचना यहाँ बैठा कोई व्यक्ति कर सकता है अगर उसके सामने घटित हो रही है। उसके लिए जरूरी नहीं कि उसके परिवार का ही कोई व्यक्ति हो या उसका हितग्रस्त हो या उसका हितैषी हो, कोई भी व्यक्ति संज्ञेय अपराध की सूचना दे सकता है। सर स्वयं पुलिस भी दे सकती है इसमें? पुलिस तब देती है जब पुलिस मौके पर पहुंच जाए और वहां पर ये घटना घटित हो और लोग बता रहे हो कि ये घटना ऐसी हुई, कुछ लोग थे मैं नहीं बता सकता, तो वहां पर अगर कोई संज्ञेय अपराध की घटना घटित हुई है तो पुलिस भी वादी बनती है। कई मामलों में पुलिस वादी बनती है। यस, उसके द्वारा देखिए संज्ञेय अपराध की सूचना कोई भी व्यक्ति दे सकता है, मैं कह तो रहा हूँ, तो पुलिस उससे बाहर थोड़ी ना हो गई। नहीं सर, जैसे सूचना देती है तो जैसे बयान की बारी आती है तो पुलिस को वहाँ पे आना होगा? नहीं, मैं आपको बताऊँ, जब घटनास्थल होता है पुलिस जाती है, लोगों से पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद ही फिर वो स्वयं वादी बन जाती है। अगर कोई वादी नहीं है तो वो स्वयं वादी बनकर उस संज्ञेय अपराध की सूचना को दर्ज करती है। अभी क्या एनसीआर को एफआईआर में कन्वर्ट किया जा सकता है? देखिए, जब आप अपराधों का वर्गीकरण आपने देखा है, एक चार्ट बना हुआ है जिसमें लिखा है संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, और बहुत तो एक लाइन में एकदम क्लियर कर देंगे संज्ञेय अपराध क्या होता है, असंज्ञेय अपराध क्या होता है। आप वर्गीकरण देखते हैं, इसमें लिखा होता है संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय, संज्ञेय, असंज्ञेय। संज्ञेय अपराध वो है जिसमें पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है, और असंज्ञेय अपराध वो है कि जिसमें पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। ये बेसिक डिफरेंस है, इसको जान लीजिए। अगर क्रिमिनल की वकालत करना जानते हैं तो वर्गीकरण पढ़ लीजिए, और जो मैं कह रहा हूँ उसको गांठ मान लीजिए। कभी आप संज्ञेय और संज्ञेय में कभी आप परेशान नहीं होंगे। आप जहाँ तक असंज्ञेय की बात है, देखिए एक फॉर्मेट है, थाने में एक फॉर्मेट होता है जो सरकार का बनाया हुआ फॉर्मेट है जिसमें असंज्ञेय की सूचना दर्ज होती है। उसके बाद सूचनाकर्ता कोई बताया जाता है कि भाई अगर आप चाहो तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाकर इस पर आदेश ले सकते हो अन्वेषण कराने का, क्योंकि पुलिस को ये पावर नहीं है कि विदाउट मजिस्ट्रेट के आदेश के वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करने लगे। तो आपका जो क्वेश्चन था, जब अन्वेषण का आदेश न्यायालय कर देती है और पुलिस उसका कॉग्निजेंस लेकर उसका इन्वेस्टिगेशन चालू करती है और उसमें अगर किसी संज्ञेय अपराध की पुष्टि पाई जाती है तो वही एनसीआर एफआईआर में ट्रीट हो जाती है। क्रॉस एफआईआर, अरे एफआईआर होती है, राइट। क्रॉस एफआईआर क्या होती है? एक साथ दो लोगों में मारपीट होती है, दो लोगों द्वारा एक साथ मारपीट की गई, एक पक्ष द्वारा ये लिखाया गया कि फला व्यक्ति ने मुझे मारा, उसके भी चोटें आती हैं और उसके भी दूसरा पार्ट करा नहीं इन्होंने मुझको मारा, तो उसकी तरफ से भी एक एफआईआर लिख दी जाती है। तो आम चर्चा में हम लोग उसको बोलते हैं क्रॉस एफआईआर। क्रॉस एफआईआर का शब्द मेरी नॉलेज में तो सीआरपीसी में नहीं लिखा होगा क्रॉस एफआईआर का, कि क्रॉस एफआईआर का कोई पर्टिकुलर सेक्शन हो। एफआईआर एफआईआर, आपने मारपीट की तो आपने अपराध किया, सामने वाले ने मारपीट की तो उसने अपराध किया। आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ, वो कह रहा मेरे साथ गलत हुआ, तो दोनों लोगों ने एफआईआर लिखा दी। तो हम एक दूसरे के खिलाफ जो एफआईआर थी उसको बोलते हैं क्रॉस एफआईआर। विवेचना एक ही साथ होगी इन दोनों क्रॉस एफआईआर की, विवेचक एक ही रहेगा दोनों क्रॉस एफआईआर का, अलग अलग विवेचक अपॉइंट नहीं होता। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये टर्म्स हैं 3-4। जीरो एफआईआर आम बोलचाल की भाषा में होती है, कानून में है या नहीं, इसलिए आपसे जानना चाहते हैं कि जीरो एफआईआर, मल्टीपल एफआईआर, इसी में से एक जैसे क्रॉस एफआईआर था, और अगर एफआईआर व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो क्या दर्ज हो सकेगी? आइडेंटिटी मेरा नंबर तो है ही उसमें। जीरो एफआईआर जब जुडिक्शन के बाहर जाते हैं, जब
जुरिडिक्शन के बाहर जाते हैं और ये निश्चित नहीं होता है कि इसका एक्चुअल जुरिडिक्शन कहाँ है, तो 0 FIR लिखी जाती है। माना आपकी गाड़ी गोविंद नगर से चोरी हो गई, अपने यहाँ उसको नील बोलते हैं, शून्य। जैसे आपकी गाड़ी, एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। माना आपकी गाड़ी थाना गोविंद नगर से चोरी हो गई, कानपुर नगर से, और बरामद हो रही गोरखपुर में। चोरी कहाँ हुई? गोविंद नगर में। तो FIR जो हुई चोरी की 379 क्राइम संख्या पढ़कर चोरी हुई। एक्यूज पकड़ा गया गोरखपुर में और उसके पास से 10 मोटरसाइकिल मिली। उससे पूछा गया ये चोरी की है, तो उसने कहा हाँ, चोरी कहाँ से चुराई थी? कहीं कानपुर से चुराई थी हमने। क्योंकि उस समय उनको उसको दर्ज करना होता है तो वो नील में FIR लिखते हैं वहाँ पर। और जब नील में इसलिए लिखते हैं, जब जहाँ एक्चुअल में चोरी हुई वहाँ जब कनेक्ट हो जाता है तो उस नील FIR को वहाँ उस क्राइम संख्या से कनेक्ट करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं नील, शून्य। 0 FIR जिसको आप लोग बोलते हैं, उस पर क्राइम संख्या नहीं नील पड़ता है। क्यों? चोरी कहीं और हुई, बरामदगी कहीं और हो रही। क्योंकि जहाँ चोरी की FIR लिख चुकी है, मेन घटना तो वो है। बरामदगी अगर अदर जगह हो रही है तो वहाँ नील में ही लिखेंगे, गोविंद नगर में नहीं लिखेंगे, वहाँ नील। गोरखपुर में जहाँ से उसकी बरामदगी हो रही है, तो मल्टीपल FIR नहीं होती है। माना आपने श्याम के खिलाफ एक FIR लिखाई, श्याम ने आपके साथ मारपीट की, आपको धारदार हथियार से चोट पहुंचाई, आप थाने चले गए। आप थाने में एक FIR करके आए, आप लौट रहे थे, उसने रास्ते में आपको फिर मारा, तो उसने फिर सेकंड टाइम अपराध किया, तो फिर आप थाने चले गए, आपने फिर उसकी FIR लिखवाई, फिर आप वो वापस आते, उसको फिर मारा जाता है, तो वो तीसरी बार FIR कराने चले गए। अब आप इसको मल्टीपल FIR कहें, इसे FIR हर संज्ञेय अपराध की घटनाओं का जितनी बार भी होना पाया जाएगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग उसके द्वारा उतनी FIR लिखी जाएंगी। मल्टीपल FIR का शब्द नहीं। सर व्हाट्सएप पर क्या हम लोग FIR दर्ज करवाने की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं? CUG नंबर है सर, भेज दी मेरी आइडेंटिटी, मेरा नंबर, सूचना दे रहे हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट साहब। अगर आपकी आइडेंटिटी क्लियर है, अगर आपकी आइडेंटिटी क्लियर है, आप व्हाट्सएप पर CUG नंबर पर FIR लिखने के लिए भेज रहे हैं तहरीर, तो उस पर FIR लिखी जा सकती है, अगर उस पर आपके हस्ताक्षर का होना मस्ट है। ओके सर, क्या पुलिस क्रॉस FIR को दर्ज करने से मना कर सकती? घटना दोनों तरफ से हुई है। अगर करें तो क्या करें सर? इसमें 2 आंसर है। सॉरी भूल गया था, लास्ट टाइम था। इसमें 2 आंसर है। पुलिस क्रॉस FIR से दर्ज करने से मना कर सकती है और ये कह सकती है कि जो पहली FIR है उसमें हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, दौरान इन्वेस्टिगेशन जो भी चीज़ें आएंगी हम उसको कंसीडर करेंगे। FIR गलत पाए जाने पर पुलिस खुद से FIR रद्द करने का क्या अधिकार रखती है? पुलिस को FIR रद्द करने का अधिकार नहीं है। आमतौर पर पुलिस FIR की रिसीविंग नहीं देती है, दैट मीन्स तहरीर जो हम देते हैं उसकी रिसीविंग नहीं देती है, पुलिस देती नहीं कभी, तो हमें क्या करना चाहिए? पुलिस को 154(2) में निःशुल्क कॉपी देनी अनिवार्य है। सर नहीं देते तो क्या करें हम लोग? आप लिखित रूप से कह सकते हैं। वादी को तो मिलती है, लेकिन प्रतिवादी निःशुल्क प्रतिवादी को दी जाती है, सेक्शन 154 का सब क्लास 2। 4 जगह सेव होती है सर। निःशुल्क मैंडेटरी है, वो मना कर देते हैं, मैंडेटरी है, कोर्ट से लो, मैंडेटरी प्रोविज़न है। अगर नहीं करते तो आप लिखित रूप से दें, वो आपको कॉपी उपलब्ध कराएंगे। FIR Yes. सर एक प्रश्न है और इसी से संबंधित, पुलिस ने मोटरसाइकिल की लूट की घटना को चोरी में दर्शाया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अगर ऐसी हो रही है तो आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकते हैं। अगर पुलिस ने चोरी में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित कर दी तो एविडेंस के स्टेज पर आप अपनी बात को कह सकते हैं।
सर नेक्स्ट इज पुलिस एफआईआर दर्ज ना करके हमेशा सुलह करने का दबाव बनाती है, उस पर सर हम लोग क्या करना चाहिए? संज्ञेय अपराधों में सुलह शब्द है ही नहीं। असंज्ञेय मामलों में पुलिस सुलह करा सकती है। क्या पुलिस एफआईआर से किसी का भी नाम हटा सकती है? आपने अगर तहरीर में नाम लिखा है तो पुलिस उसको अपनी तरफ से नहीं हटा सकती। पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन में नाम हटा सकती है, घटा सकती है या जोड़ सकती है, लेकिन आपकी तहरीर में लिखे नामों को पुलिस नहीं हटा सकती। ट्रेन में मोबाइल चोरी हो गया तो एफआईआर ऑनलाइन कराएं या जहां उतरे वहां कराएं? जी, ट्रेन में अगर मोबाइल चोरी हो गया हम ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा दें या जहां उतरे वहां? आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज भी करा सकते हैं। प्लेस ऑफ और जहाँ इंसिडेंट पे- सब क्या बोलेंगे? प्लेस ऑफ रनिंग होगा, जहाँ से आपकी डेस्टिनेशन शुरू हुई वहाँ भी करा सकते हैं, और जहाँ आपकी डेस्टिनेशन छोटा सा लास्ट प्रश्न, क्राइम वहाँ नंबर भी कहाँ करा का सकते मिलेगा हैं। सर? क्राइम संख्या जीआरपी कहाँ की देती, मैं जीआरपी जहाँ पर आपने स्टार्ट किया था या जहाँ पर आपने ख़त्म किया था, Right. दोनों में कहीं भी कर सकते हैं। कंप्लेंट क्या एफआईआर में कन्वर्ट हो सकती है? हमने तहरीर दी, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। थाने में तहरीर दी, नहीं लिखी गई, हमने कंप्लेंट दर्ज कर दी, या हमने 156(3) डाला। या सब नहीं लगाई है, लॉ पे बहुत स्पष्ट पूछिए, मैं या सब पे ओके विश्वास नहीं सर, करता। हमने थाने में तहरीर दी, यहाँ पर कंप्लेंट अगर आपने थाने में तहरीर दी, पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी, राइट सर, तो आपके पास सेकंड रेमेडी है कि माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बातों को रखें। जो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 156(3) सर मेरा वन- स्पष्ट है, कंप्लेंट दाखिल करी है हाँ। और ड्यूरिंग कंप्लेंट एफआईआर भी दर्ज होगी साहब। दोनों एक साथ चल सकते हैं। दिस वाज माय क्वेश्चन। मैं एक बात और कहूँगा, जब 156 का सब क्लास 3, जब आप पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिखती है, तो इससे पहले एक स्टेप और आता है 154 में ही, 154(3) में आप पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को उस संज्ञेय अपराध की सूचना देंगे और बताएंगे कि ये एफआईआर पंजीकृत नहीं हुई। उसके बाद अगर वहाँ से भी आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, तो हम लोग 156 सब क्लास 3 में माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बातों को लेकर आते हैं। लुक लाइक कंप्लेंट, अगर कोर्ट को ये लगता है, मिस्टर अमित जी, सर। लुक लाइक कंप्लेंट, अगर कोर्ट को लगता है उसके पढ़ने से कि इसमें इन्वेस्टिगेशन का होना ज़रूरी है, तो वो एफआईआर का आदेश करती है। और अगर उसको लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन का होना ना होना उचित नहीं है, तब वो एज ए कंप्लेंट ट्रीट होता है। और कंप्लेंट में भी जब आप 190(1) का में कंप्लेंट फाइल करते हैं, सेक्शन 200 में आप अपनी कंप्लेंट के समर्थन में अपने साक्ष्य को प्रस्तुत करते हैं। सेक्शन 202 में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर आपको देना है, आप उसको प्रस्तुत करते हैं। और अगर आप न्यायालय को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ संज्ञेय अपराध का होना दर्शित हो रहा है, तो न्यायालय 202 के सब क्लास 1 में जांच का आदेश करती है। और उसके बाद अगर जांच में पता चल जाता है कि संज्ञेय अपराध का होना पाया गया, तो वही आपकी कंप्लेंट एफआईआर में ट्रीट हो जाती है। सर अनपढ़ आदमी तहरीर दे नहीं पाता है, उसकी एफआईआर? अनपढ़ आदमी बोल सकता है, बोलने पर कोई भी सक्षम व्यक्ति, वो पुलिस का भी व्यक्ति हो सकता है, वो उसका कोई हितैषी भी हो सकता है, वो बोलेगा और उसके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द को लेखक अंकित करेगा और उसके बाद अंकित करने के बाद उसको पूरा पढ़कर सुनाएगा। और जब उसको पढ़कर सुनाने के बाद वो ये कहेगा कि हाँ इसमें मेरा सब कुछ ला गया, तब उसके अंगूठा लगवाएगा, तो वो तहरीर है, तब वो तहरीर का काम करेगा। इसी के विपरीत साहब पढ़े लिखे लोग होते हैं और खुद तहरीर ना लिखकर किसी XYZ से लिखवाते हैं, तो उस तहरीर और खुद की दी हुई तहरीर की रेलेवेंसी या उसकी साक्ष्य पर कोई असर डाले? कोई असर नहीं पड़ता। मैं जिसके साथ घटना होती है तो उस समय वो थोड़ा हतप्रभ होता है, उसको उस समय बस कुछ नहीं, वो घबराहट में वो कह देता कि आप लिख दो, क्योंकि उसके द्वारा लिखा गया और उस पर हस्ताक्षर करने वाला आदमी हस्ताक्षर कर देगा, तो ये उसके द्वारा ही क्या माना जाएगा। इससे उसकी ग्राह्यता अग्राह्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जनरली एक जूनियर अधिवक्ता एक क्लाइंट के साथ जाता है थाने में और वो
एक तहरीर देता है, वहाँ पर एसएचओ जो होते हैं जनरली जूनियर्स से बहुत बदतमीज़ी करते हैं, तो वहाँ क्या करना चाहिए? जाइए वकील साहब, हो गया, आपने दे दिया, देख लेंगे। मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि गलती वकील साहब की है। आपने वकालत थाने के लिए की है कि न्यायालय के आने के लिए? अगर आप न्यायालय में वकालत कर रहे हैं तो मैं सबको यही एडवाइस करूँगा कि कोई भी थाने ना जाए। अगर वादी जाता है और वहाँ उसकी एफआईआर नहीं निकलती, नहीं लिखी जाती, तो आपके पास यहाँ पर प्रोसीजर हैं। लॉ में ऐसी व्यवस्था दी गई है, विधि व्यवस्था है कि पुलिस ने अगर नहीं कुछ किया तो आपके पास इतनी रेमेडी है कि आप कोर्ट के द्वारा आपका जो क्लाइंट हो आप उसको रिलीफ दिला सकते हैं। तो कंप्लेंट एफआईआर एनसीआर में पुलिस के पास क्या क्या पावर्स होती हैं? कंप्लेंट एनसीआर में तो पुलिस के पास केवल सूचना को दर्ज करने के अलावा कोई पावर नहीं होती। जब तक मजिस्ट्रेट आदेश ना करे वो उस पर उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। और कंप्लेंट में जब माननीय न्यायालय को ऐसा लगता है तो माननीय न्यायालय जब 204 में समनिंग करती है, उसके बाद की जो प्रोसीजर होते हैं, तो अगर समन किया और समन करने के बाद वारंट भी इशू करती जिस पर उसकी अरेस्टिंग होती है। सर क्वेश्चन है, जो कंप्लेंट होती है हमारी, क्या संज्ञेय असंज्ञेय दोनों में दर्ज होगी कि किसी सिर्फ जो आप बता रहे हैं कि किसी में दर्ज होती है नहीं होती, ऐसा कुछ? ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं। माना आपके 4 सेक्शन असंज्ञेय हैं और एक सेक्शन संज्ञेय है, तो उस पूरे को संज्ञेय ही माना जाएगा। कंप्लेंट आप संज्ञेय असंज्ञेय अपराध दोनों भी कर सकते हैं। ऐसा कहीं मना नहीं किया गया कि आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। सर हम निर्धारित कैसे, मान लो हमें पता कैसे चलेगा कि ये संज्ञेय अपराध है या संज्ञेय? आपने शायद मुझे सुना नहीं, मैंने आने के बाद पहले कहा था अपराधों का वर्गीकरण आपकी बुक में लिखा हुआ है। केस की प्रकृति आपकी बुक में एक चार्ट है, प्रथम अनुसूची में उस चार्ट को डिस्क्राइब किया गया है कि कौन से संज्ञेय मामले, कौन से असंज्ञेय मामले हैं, तो उसमें लिखा है। देखिए, संज्ञेय अपराध में तो पुलिस बिना वारंट के सब कुछ कर सकती है, असंज्ञेय अपराध में बिना वारंट कुछ नहीं कर मामलों में सकती। न्यायालय के अगर समक्ष हो तो न्यायालय में अगर दाखिल किया है 190 में, अच्छा सर, किसी ने मेरे खिलाफ एनसीआर दर्ज कराई थी, पुलिस ने मुझे थाने पर बैठा लिया, अब क्या करें? कुछ नहीं, एनसीआर पे तो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के वो आपके साथ कुछ नहीं कर सकती। जब तक मजिस्ट्रेट, जब तक सक्षम अधिकारिता का मजिस्ट्रेट उस पर इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन 155 का सब क्लास 2 में, जब तक 155(2) में आदेश नहीं करे, 151(7) लगा देती है करीब। 107(16), 151 की प्रक्रिया कार्यपालक मजिस्ट्रेट की है, और उसमें अपराध नहीं, उसमें अपराध होने से पहले का प्रजूम किया जाता है। शांति भंग की अंदेशा है, अपराध का पूर्वानुमान कार्यपालक सर मजिस्ट्रेट। पहले तहरीर दी थी, पुलिस द्वारा रिसीविंग नहीं दी गई थी, अब पुलिस कह रही कि करंट डेट की घटना दिखाते हुए एफआईआर, तो क्या हमें क्या स्टेप लेने चाहिए? क्वेश्चन को स्पष्ट करिए थोड़ा सा। सर पहले तहरीर दी थी थाने में, जी पुलिस ने एफआईआर नहीं दी थी, नहीं लिखी थी, नहीं रिसीविंग दी थी। जी जी आज पुलिस हमें बुलाकर कह रही है कि आज की घटना दिखाते हुए एफआईआर तुम्हारी हम कर देंगे, तो अब क्या स्टेप्स ले? मैं जो पहले प्रार्थना पत्र दे के आया हूँ, क्योंकि घटना का समय नहीं बदलता है, संज्ञेय अपराध है, और अगर उस समय की घटना है तो उसी घटना की तहरीर को आप प्रिफर करेंगे, और अगर ऐसा पुलिस कर रही है तो आप वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी लिखित सूचना शिकायत करेंगे कि आपके द्वारा दी गई सही घटना की तहरीर ना लिखकर और दूसरी घटना को बनाने के लिए कहना, ये वो अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए आप वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी पुलिस की शिकायत करें। अपराध, अगर कोई अपराध हुआ है तो उस अपराध की इन्वेस्टिगेशन तभी शुरू होगी जब तक एफआईआर पंजीकृत नहीं होगी। और अगर समाज में ऐसा रहा तो पूरा वातावरण बदल जाएगा। संज्ञेय अपराध की अगर कोई भी सूचना नहीं करेगा तो माहौल। सर असंज्ञेय में क्यों ज़रूरी है कराना? कभी कभी हो जाता है, असंज्ञेय में भी ज़रूरी हो जाता है। असंज्ञेय में ये दिया जाना है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है और मुझे अंदेशा है कि इससे ज़्यादा हो सकता है, इसलिए आदमी असंज्ञेय अपराध की भी सूचना देता है। मोबाइल चोरी में सर जनरली होता है कि आप करें तो क्या करें, ऑनलाइन करा देते सर। ऑनलाइन आप करते हैं और
देखिए यहाँ पर जो लोग ये करें लॉस्ट आर्टिकल, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा चोरी होना और खोना दोनों में बहुत बहुत भिन्नता है, दोनों को क्लब ना करें। और मैं इसीलिए आपको एडवाइस करूँगा कि हम और आप गलत करते हैं। हम लोग लॉस्ट खोया और पाया एक उन्होंने बना रखी है ऑनलाइन, तो खोया और पाया तभी तो होगा ना, चोरी थोड़ी ना, चोरी तो एक अपराध है। आपके जेब से किसी चीज़ का गिर जाना ये खोया है, और आपको सड़क पे कोई चीज़ पाना ये पाया है, लेकिन चोरी एक अपराध है। खोया पाया आर्टिकल से इस सबका कोई मतलब नहीं है। सर एक क्वेश्चन ये है कि जनरली हमारे पास क्लाइंट आता है बहुत गरीब है, और हम भी ऑफ कोर्स कुछ फीस चार्ज करेंगे तभी कर पाएंगे, लेकिन दिल करता है उसको सही सलाह दें। तो वो सही सलाह क्या होगी? जब FIR की तहरीर लेके थाने गया वो गरीब व्यक्ति और पुलिस ने मना कर दिया, अब हम कहेंगे साहब 156(3) मान लेते नहीं बेयर आउट कर सकते, तो एक जनरल लॉयर की ड्यूटी क्या है? न्याय दिलवाना। जनरल लॉयर की ड्यूटी है कि अगर जो भी पीड़ित अगर अपनी FIR लेके थाने पर गया और उसकी FIR थाने पर नहीं लिखी गई, तो मैं उससे यही कहूँगा कि आप वरिष्ठ अधिकारियों से एक बार और लिखित दें और ये बताएं कि ये घटना घटित हुई। अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो उसको बताएं कि मैंने बताया था ना 154 का सब क्लास 3, जिसमें आप वरिष्ठ अधिकारी को एक लिखित शिकायत करें कि सर ये संज्ञेय अपराध मेरे साथ हुआ, मैं थाने गया, मेरी FIR नहीं लिखी, इसलिए आपके पास आया हूँ। और जब वहाँ भी नहीं कोई बात बनती है तब मैंने आपको बताया, फिर आप माननीय न्यायालय के समक्ष 156 सब क्लास 3 में आ सकते हैं। सर क्या हर FIR दर्ज होने के बाद पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो भी? मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा, अभी शायद अरविंद कुमार का नाम स्टेट ऑफ बिहार माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले को पूरा बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, और उन्होंने बताया कि 7 वर्ष तक के मामलों में पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। ये अरविंद कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर किया। मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपकी बिगनिंग है तो अरविंद कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार रूलिंग को ज़रूर पढ़ें। आपका इतना व्यू क्लियर होगा कि आप खुद कहेंगे कि नहीं। यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा, होता है उसमें भी क्लॉज है, होता है। जब देखिए 41A CRPC की नोटिस पुलिस देती है जिसके ऊपर आरोप लगा है कि आइए अब अपना पक्ष रखें, इसीलिए अमेंडमेंट हुआ था। 41A की CRPC की नोटिस दी जाती है। और रही बात अरेस्टिंग की, तो अरेस्टिंग कब होती मैं ये बता दूं, 7 साल के मामलों में भी अरेस्टिंग होती है। कब होती है? जब विवेचक को ये लग जाए कि ये साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भागने का प्रयास कर रहे हैं, तो विवेचक आपको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगा, वो अपने सक्षम अधिकारी को इन रीजन को लिख के देगा और उनसे जब उसकी स्वीकृति करा लेगा अरेस्टिंग की, तब आपको अरेस्ट करेगा। ऐसा प्रोसीजर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अरविंद कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार, जो सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी फाइंडिंग है, बहुत अच्छा लॉ जजमेंट है, अप्रिशिएट करने वाला, मैं सबसे ये कहूँगा इसको ज़रूर पढ़ें। और अभी मुझे पता नहीं था कि मुझे टॉपिक पे बोलना पड़ जाएगा, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि मुझे एक नज़र मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि अभी लेटेस्ट में विदिन 10 डेज, मेरी जो मेमोरी कहती है, शायद उड़ीसा या कर्नाटक में पुलिस वालों पर कंटेम्प्ट का दोषी पाया गया इसी के वायलेंस में। ऐसा मैंने अभी रिसेंटली 10 डेज़ की बात कर रहा हूँ, जिसमें पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने अरविंद कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार में दिए गए प्रिंसिपल्स को नहीं माना और उसको ओवरलुक करके अरेस्टिंग कर ली, और बाद में शायद कर्नाटक या उड़ीसा हाईकोर्ट में ये मैटर गया था, उस मैटर में पुलिस अवमानना की दोषी पाई गई है। तो मुझे कंफर्म नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन तो आपने जो कंडीशन बताई बहुत स्पेशल थी, और शायद अरुणाचल स्टेट ऑफ बिहार में क्लियर कट लिखा गया कि अगर मजिस्ट्रेट भी खारिज कर देता है तो भी हम लोग कर लेंगे। चलते फिरते एक दिन आपने मुझे बताया था सर 156 सब क्लॉज 3 में हीनियस ऑफेंस है 376, मजिस्ट्रेट कहता है कि हम तो अलाउ नहीं करेंगे, अब क्या करें सर?
हीनियस ऑफेंस 302 हो जाए, देखिए मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, मतलब खारिज कर देते हैं मान लीजिए साहब, तो क्या करें ऐसे जगहों पे? जघन्य अपराध है। अगर देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट ने इतने लेटेस्ट लॉ 156(3) पर दिए हैं कि संज्ञेय अपराध के सूचना को दर्ज किया जाना जरूरी है। अगर वो अपने कार्य के प्रति लापरवाही करते हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं अगर उनको ओवरलुक करते हैं तो आपके पास रिवीजन का ऑप्शन है। आप रिवीजन से सेक्शन किस प्रोविजन में? 397 में आप अगर कोई 156(3) संज्ञेय अपराध का माननीय मजिस्ट्रेट जो भी अधिकारिता का मजिस्ट्रेट है अगर नहीं इसको दर्ज करता है, स्वीकार करता है और उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर रहा है तो आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। 397 CRPC में आप जिला जज के समक्ष उस आदेश की चुनौती कर सकते हैं, दे सकते हैं। सर कंप्लेंट में दर्ज हुआ मुकदमा, बयान लिए गए और उसके बाद खारिज कर दिया गया, उसका फेट क्या होगा? हम क्या कर सकते हैं उसमें? आपके पास रिवीजन का ऑप्शन है। सर 156 दिन में हम विपक्षी हैं साहब, क्या करें? आपको कोई लोकस नहीं है। करें क्या साहब? क्लाइंट को क्या सलाह दें? मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। 156(3) में आप खिलाफ हैं और आपको ये लगता है आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपका कोई लोकस स्टैंड नहीं है ना, कोई लोकस स्टैंड है आपका। आप केवल इतना ही कर सकते हैं कि अगर आपके ऊपर फर्जी आरोप लगाए गए हैं तो इन्वेस्टिगेशन में विवेचक महोदय के समक्ष आप अपनी बातों को रख सकते हैं। और जहाँ तक बहुत लोगों के मन में एक गलत भ्रांतियाँ हैं, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सर वो 156(3) में जो आदेश हो गया ना उसके खिलाफ रिवीजन कर देता हूँ। तो मैं वहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि 156(3) का आदेश एक सेटल था। माननीय न्यायालय ने कहा ये अभियोग पंजीकृत करके सूचित करें, तो पंजीकृत हो गया। फिर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने आएंगे, उस आदेश की कोई को आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे उसे। और एफआईआर के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मुझसे अभी तक किसी ने नहीं पूछा। सर अभी एक चीज़ और पेंडिंग है। अच्छा पहले आप पूछिए। सर हम पुलिस इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि आम आदमी चाहता नहीं पुलिस के चक्कर में पड़े, सीधे क्या कंप्लेंट में आके मजिस्ट्रेट दर्ज करेगा? यस, हो सकता है सर। यस। आपको ऐसा लगता है कई मामलों में कि कोई बहुत दमन शेर को ऐसे लोग हैं जहां पर आपको लगता है कि पुलिस उनसे लगातार मिली हुई है और आपको पूर्ण विश्वास है कि पुलिस मेरी कोई मदद नहीं करेगी, तो आप 190(1) का में डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने आकर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सर क्या उसमें एसएसपी को लेटर भेजना है, कमिश्नर लेटर भेजना ज़रूरी है? नहीं, मैंडेटरी नहीं, आप डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। तो साहब ये कंप्लेंट क्या 200 में दाखिल होती है? 190(1) में दाखिल होती, 200 में आप अपनी कंप्लेंट की सत्यता की पुष्टि करते हैं शपथ पत्र के माध्यम से। माननीय न्यायालय खुद बयान रिकॉर्ड करती है, जो आपके साक्षी हैं वो आपकी कंप्लेंट को सपोर्ट करते हैं। और 202(1) में मैं बता ही चुका हूँ कि इन माननीय न्यायालय आदेश भी कर सकती है जांच की। 203 में न्यायालय को लगता है कि आपकी कंप्लेंट में कोई वो नहीं तो आपकी कंप्लेंट खारिज भी कर सकती है। और अगर आपकी कंप्लेंट में उसको लगता है तो 204 में वो जिसको प्रपोज एक्यूज है उनको समन कर सकती है। सर मेरे क्वेश्चन पूरे खत्म, अब आप चाहें तो प्लीज पूछिए। एक क्वेश्चन जैसे जो नए अधिवक्ता आते हैं तो एक ऑप्शन है सीआरपीसी में 156(3) का, जो आप अक्सर भी आप जिस पर चर्चा हो रही थी, हम सभी 156(3) में आते हैं, लेकिन अधिकतर क्या होता है कि सारी जो एप्लीकेशन हमारी 156(3) की होती है मैक्सिमम न्यायालय उसको कन्वर्ट कर देती है कंप्लेन में। इसका मुख्य कारण क्या होता है, जबकि तथ्य ये होते हैं कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। 156(3) प्रार्थना पत्र में इसलिए हम आते हैं और इसलिए भी एफआईआर होनी चाहिए कि क्या कंटेंट्स हैं, क्या घटना हुई, उसकी विवेचना पुलिस ही करेगी, वो न्यायालय नहीं करती।
इसीलिए 156(3) में हम लोग आते हैं। लेकिन ऐसे भी मामलों में माननीय न्यायालय कंप्लेंट में कन्वर्ट कर देती है। ऐसी स्थिति में हम जूनियर अधिवक्ताओं के पास क्या ऑप्शन है? मिस्टर काउंसिल, जो आपने क्वेश्चन किया, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा। आपने क्वेश्चन किया कि हम कोर्ट के सामने 156(3) में FIR लिखाने के लिए जाते हैं और माननीय न्यायालय उसको कंप्लेंट ट्रीट कर देती है। तो मिस्टर काउंसिल, यहाँ पर एक चीज़ बहुत बेसिक है, सब लोग जान लें, वो बताना चाहूँगा। न्यायालय को ये लगता है कि आपको अगर सारे तथ्यों की जानकारी है, सुखवासी बनाम स्टेट ऑफ यूपी, आपको अगर सारे तथ्यों की जानकारी है तो इन्वेस्टिगेशन क्यों कराना? इन्वेस्टिगेशन तो तभी होगा ना जब इन्वेस्टिगेशन की चीज़ हो। अगर आपको सारे तथ्यों की जानकारी है तो आपको जब सब मालूम है तो इन्वेस्टिगेशन क्यों कराना? तो ऐसे कंप्लेंट ट्रीट हो रहा, इसीलिए तो कंप्लेंट किया। अगर आपको सारे, अगर इन्वेस्टिगेशन कुछ ऐसा पार्ट है कि जिसको इन्वेस्टिगेशन किया जाना जरूरी है, तभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी। चाह रहा था कि जी। कई केस ऐसे होते हैं जी जी जहां इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होती है। अधिवक्ता इसलिए जाता है कि ये इसमें FIR होने चाहिए, इसमें कंटेंट ऐसे हैं, घटनाएं ऐसी हैं जो पुलिस विवेचना के द्वारा ही आएगा। अगर लेकिन माननीय न्यायालय उन केसों में भी कंप्लेन कर यस, अब मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमने आपको मिस्टर काउंसिल एक बात बताई है ना कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट, तो फिर आपने कहा कि नहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती जिनका इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी हो जाता है। ऐसा होता एक इररिलेवेंट एक रिलीवेंट। अगर आपको लगता है कि ये रिलीवेंट फैक्ट था कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो सर मिस्टर काउंसिल, मैंने अभी 202(1) में एक बात कही थी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। 202(1) में एक जांच कोर्ट कराती है। अगर आपके बयानों से न्यायालय को ये प्रतीत हो जाए कि इसमें अन्वेषण जरूरी है, तो 202(1) में पुलिस से ही इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है। तो आपके पास तो बराबर अपॉर्चुनिटी तो चली रही है, और अगर ऐसा फैक्ट आ गया तो न्यायालय उसी के हिसाब से समन भी करती है, उन सेक्शन को भी पाती है। तो मैंने आपको मिस्टर काउंसिल बताया था 202(1) कभी तो, और कुछ किसी को यस FIR को रद्द नहीं किया जा सकता, और किया जा सकता है तो कौन कर सकता है, ये शायद राइट है। Yes. कौन कर सकता है ये नहीं। FIR रद्द करने की पावर माननीय उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, माननीय उच्च न्यायालय को। अगर आपको लगता है कि ये FIR, आपने याद है कि कई लोग हाईकोर्ट जाते हैं FIR क्वेश्चन में, उस माननीय उच्च न्यायालय को पावर है। 156 पानी में बहुत सुनने में आता है कि हम एक्यूज हैं, हमारे अगेंस्ट 156 फाइल किया गया है। एक मिनट पूरा होने दीजिए। तो क्या हम 340 में आ सकते हैं, और क्या उसको कोर्ट इंटरटेन कर सकती है? ये नहीं पूछा गया। मिस्टर काउंसिल, आपने भी क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको 156 दिन के बारे में बताया था कि आपका कोई लोकस नहीं है। ठीक, आप जिस 156(3) के कंटेंट्स को उठा कर लाना चाहते हैं, जब आपका लोकस नहीं तो उससे जुड़ी कोई प्रोसीडिंग आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। मिस्टर काउंसिल, आप, रही बात 340 की, 340 के बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। दौरान मुकदमा, वर्ड सुनिएगा, दौरान मुकदमा, दौरान ट्रायल, अगर कोई गलत चीज़ें आप बाय एफिडेविट कोर्ट के अंदर सबमिट करते हैं जो रॉन्ग हैं, तब 340, 340 व 195 CRPC की कार्रवाई होती है। इसमें माननीय न्यायालय फर्स्ट नोटिस जारी करती है और पहले वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है। आपका जो क्वेश्चन था कि क्या 156(3) में आप लोकस स्टैंड करना चाह रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं कि मैं 340 के माध्यम से इसमें लोकस, तो आपको लोकस नहीं है, चूँकि वो FIR कंप्लीट हो गई। हमने गलत कहा ना, आपका कहना है कि 156(3) में कुछ गलत हमने कहा, तो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताएंगे ना। जब आपको लोकस नहीं तो 340 कैसे ले आएंगे आप? एक क्वेश्चन तो मेरा है सर, मान लीजिए मैंने तहरीर दिया है पुलिस को, उसमें कुछ संगीन धाराएं बनती हैं, लेकिन पुलिस ने जो अक्यूज है उनके साथ मिलकर धाराओं का जो इंटेंसिटी है वो कम कर दिया है।
तो बीइंग अ कंप्लेनेंट मेरा क्या राइट है, मैं कैसे उन धाराओं को मतलब जुड़वा जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपकी 161 में बयान लेगा, उसमें आप अपनी सारी बातों को बताएंगे और उससे समर्थित अगर आपके पास साक्ष्य है, आप वो भी उसको देंगे। अगर उसके द्वारा कोई लोप किया जाता है किसी धाराओं का, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अगर आईओ महोदय ऐसा करते हैं विवेचक कि आपकी बात को फिर भी कंसील नहीं करते, आपके पास जब उसकी विवेचना कंप्लीट हो जाती है, विवेचक महोदय विवेचना कंप्लीट कर देते हैं और आपको लगता है ये छूट रहा था या इन्होंने इसको हटा दिया, नाम हटा दिए, सेक्शन हटा दिए, तो आपके पास एक ऑप्शन है 173(8) आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन, वर्ड याद रखिएगा मेरा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ना कि री इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। उसके लिए आप सक्षम अधिकारी जो होगा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो भी हो, आप उनको लिखित प्रत्यावेदन करेंगे कि मेरी विवेचना में ये बिंदुओं को छोड़ दिया गया, ये साक्ष्य था, इन्होंने संकलित नहीं किया, तो आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश करें। सर ये क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसे मेरा क्लाइंट है, वो अक्यूज है, मेरे पास ये सूचना है कि मेरे अगेंस्ट FIR हो गई है, पर पुलिस मुझे FIR नहीं दे रही है, जिसकी वजह से मैं बेल नहीं लगा पा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, तो उसमें FIR 24 घंटे में न्यायालय आ जाती है। कीपिंग एन अक्यूज्ड, बीइंग एक्यूज में बता रहा हूँ, बीइंग एक्यूज बता रहा हूँ। अगर वादी है तो निःशुल्क मिल गई ना, वादी है तो निःशुल्क मिल गई ना। बीइंग एक्यूज 24 आवर्स मैंडेटरी है कि FIR कोर्ट में आ जाती है। आप सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं और FIR की कॉपी आपको लेने से कोई रोक नहीं सकता, आपको मिल सकती है। सर मैं एक एक मिनट इसी पे हाँ अच्छा। सर 499 एक ऐसा अपराध होता है डिफेमेशन, कि अगर मुझे पता चल जाए कोई व्यक्ति मेरे अगेंस्ट में ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है और मेरी बदनामी हो रही है साहब, तो क्या मैं कंप्लेंट में जाऊं, क्या मैं FIR में जाऊं? इसी के साथ एक और ऐड होगा सर बात। मैं आपको क्लियर कर दूँ, आप बहुत स्पष्ट नहीं कर पाए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप रेमेडी क्या चाहते हैं? आप क्लेम चाहते हैं तो सिविल में आ जाइए, यस। अगर आप क्षति चाहते हैं तो सिविल में आ जाइए, और अगर उसको सजा दिलाना चाहते हैं तो IPC में 500। सर 202 एक सब क्लॉज 1 में भी हमें पुलिस सूचना दे देती है कि तुम्हारे खिलाफ ये पड़ा, बताओ क्या कहना चाहते हो। सूचना तो मिल गई साहब, तो क्या कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं हम? 340 नहीं कर सकते हैं। आपने ऐसा कहा कि आईओ को सब कह दीजिए, चूंकि मुझे जानकारी मिली 202(1) में जब पुलिस जांच करेगी तो वो तो जो प्रपोज एक्यूज है उससे तो पूछेगी, न्यायालय के सामने तो दोनों पार्ट आएंगे ना। 202(1) में तभी तो इन्वेस्टिगेशन करा रही है, वो जानने का प्रयास करेगी कि जो आपने कंप्लेंट दी इसमें कितनी सच्चाई है, ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैं क्या डिफेमेशन फाइल कर सकता हूँ इसके बिहाफ पे? जब तक आपकी समनिंग नहीं हुई तब तक आपको कोई राइट नहीं है। थैंक यू प्लीज़। सर जैसे 156(3) हमने डाली और वो कंप्लेंट में ट्रीट हो गई, क्या उसके अगेंस्ट में हम रिवीजन कर सकते हैं नहीं, वादी होने के? इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पढ़िए। एक क्वेश्चन एक और, 155(2) में क्या मजिस्ट्रेट अन्वेषण कराने से, इन्वेस्टिगेशन कराने से मना भी कर सकता है, आपका प्रार्थना निरस्त भी कर सकता है? 155(2) का प्रार्थना पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता। आप माननीय न्यायालय वहां पर एग्जामिन नहीं कर रही है। 22 साल की मेरी प्रैक्टिस हो गई, 22 साल की प्रैक्टिस में आज तक एक भी 155(2) का प्रार्थना पत्र रिजेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि एक सेटल्ड लॉ है ये। आप 155(2) खुद बोल के आ रहे हैं ना, आप सेक्शन बता रहे हैं ना मुझको, एक सेटल्ड लॉ है। अन्वेषण का आदेश देना पड़ेगा, अगर आपके सामने आया है तो देना ही पड़ेगा। उसमें अपराध हुआ कि नहीं हुआ ये अन्वेषण से तय होगा। अगर आप नियमता चलते हैं तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन तो 154 में है, आप उसको अडॉप्ट कर गए हैं। आपको याद है, आप शायद अडॉप्ट करते हैं। और यहाँ पर एक रिमाइंड कराना चाहूँगा, जब आप 156(3) दाखिल करते हैं प्रार्थना पत्र, तो आप उसमें लिखते हैं कि हमने पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया था, रजिस्टर्ड डाक से भी भेजा था, उसके बाद भी सर नहीं लिखा गया, तब मैं आपके सामने आया।
तो कोर्ट क्या करती है? कोर्ट एक रिपोर्ट मंगाती है। वो क्यों मंगाती है वो भी मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ। वो इसलिए मंगाती है कि जो आपने प्रार्थना पत्र दिया है, ऐसा तो नहीं कहीं उस पर FIR लिख ली गई हो। तो आप देखिएगा वहाँ से लिख के आता है कि कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है, तभी कोर्ट का लोकस होता, तभी कोर्ट को अपॉर्चुनिटी मिलती। अगर ऑलरेडी अगर लिख गया है, आपने जो प्रार्थना पत्र दिया अगर लिख लिया है, इसलिए रिपोर्ट मंगाती कि ऐसा तो नहीं कि एक मामले की कहीं 2 FIR हो जाए। अभी जनवरी 2022 में मैंने भी आपसे कहा था ना कि एक अच्छा वकील को चलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अब तो इलेक्ट्रॉनिक युग है, हमारे टाइम में तो इलेक्ट्रॉनिक युग नहीं था। 22 साल पहले हम लोग केवल किताबों से ही ढूंढा करते थे। क्यों राजेश जी? हम लोग किताबें ही पढ़ रखते थे। आजकल तो आपने मारा, सर्च किया कि इस लाइन पे इतनी रूलिंग चाहिए। देखिए, जहाँ तक आपको क्वेश्चन है, संज्ञेय अपराध का अगर होना पाया गया तो मजिस्ट्रेट बाउंड है कि वो आपके 156(3) के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके FIR दर्ज करने का आदेश करें। लेकिन अभी हमने आपसे फिर बताया कि देखिए, माननीय न्यायालय का स्व विवेक की पावर है कि उसको अगर ऐसा महसूस होता है कि सारे कंटेंट्स की जानकारी आपको है, और चाहे वो संज्ञेय अपराध का ही क्यों ना हो, शब्द ध्यान रखिएगा, और कोर्ट को लगता है कि आपके पास सारे सब कुछ आपकी जानकारी में और आप उसको प्रदर्शित कर सकते हैं न्यायालय के सामने, तो वो कंप्लेंट करती है। यहाँ पर एक क्लियर करना चाहूँगा जो मुझे लगा कि बताना उचित समझूंगा, क्योंकि जो बार बार इसी सेंटेंस पे आप लोग बात कर रहे हैं, बहुत बार बार आ रहे हैं। समनिंग के बाद वही प्रक्रिया है जो एक FIR के बाद की स्थिति होती है। जो शब्द प्रयोग किया उसका मतलब नहीं समझ पाया। समन करना, अच्छा, समन। 204 तलब करना। अगर कोर्ट ने आपको एक्यूज मान लिया, आरोपी मानने के बाद आपको समन किया, और यही चीज़ है FIR में चार्जशीट लगने के बाद कोर्ट करती है, सेम स्थिति है, सेम, दोनों की स्थिति सेम है। एक में आईओ ने आपको आरोपी माना, यहाँ इसलिए क्लियर करूँगा, बहुत लोग कंप्लेंट और FIR के बारे में बड़ा भ्रमित हो जाते हैं। मैं तो लोगों से यही एडवाइस करूँगा, यहाँ बैठे प्रत्येक काउंसिल से, कि अगर आप अपने क्लाइंट को न्याय दिलाना चाहते हैं और जल्दी न्याय दिलाना चाहते हैं, तो आप कंप्लेंट ही फाइल किया करें। अगर आपको सारे फैक्ट की जानकारी है तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आपके पास सारे दस्तावेजी साक्ष्य या अपनी कंप्लेंट से जुड़े समस्त साक्ष्य आपके पास उपलब्ध हैं, जिनको आप प्रमाणित कर सकते हैं, तो आप कंप्लेंट ही फाइल करें। पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट, पुलिस की चार्जशीट। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, चार्जशीट अगर आईओ ने लगा दी तो कोर्ट एक्यूज को लिए क्या भेजती है? और अगर आपकी कंप्लेंट में उसने उसको तलब कर लिया तो क्या भेज रही है? आप ही जवाब दे रहे हैं, आप ही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, थोड़ा सा सब्जेक्ट से थोड़ा सा है। मिस्टर विपिन पांडे, थोड़ा सा आप वो इस मामले में ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। FIR हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई। इन्वेस्टिगेशन के 2 ही पार्ट होते हैं, आइदर फाइनल रिपोर्ट, आइदर चार्ज। जो पुलिस रिपोर्ट आती है फाइनल FR, अब आदि है, आप प्रोटेस्ट पिटीशन डालते हैं। लोगों को मालूम है आपको कि पुलिस ने जो रिपोर्ट दी मुझे स्वीकार नहीं है, इसलिए आप न्यायालय में क्या करते हैं? प्रोटेस्ट पिटीशन डालते हैं। प्रोटेस्ट पिटीशन 190 का किसमें आ रही? प्रोटेस्ट पिटीशन आपने डाली है ना, किस सेक्शन में आ रही है बताएंगे आप? 190 यस, ठीक है। उस पर न्यायालय 3 आदेश कर सकती है।
अगर आपने प्रोटेस्ट पिटीशन डाली और उसमें आपने केवल ये दिखाया कि विवेचक महोदय ने ये खामियां की हैं, इन बिंदुओं पर विवेचना नहीं की, इसको ओवरलुक कर दिया जिसको भी लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से या किसी के दबाव में, तो जब आप प्रोटेस्ट पिटीशन डालते हैं तो पुलिस उसमें माननीय न्यायालय 3 आदेश कर सकती है। वो 3 आदेश बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप लोग जान लें। न्यायालय एज ए कंप्लेंट ट्रीट कर सकती है, आपके प्रार्थना पत्र को एज ए कंप्लेंट ट्रीट कर लेगी। सबसे महत्वपूर्ण, अगर न्यायालय को ये महसूस हो जाए कि वास्तव में इसमें कुछ गोलमाल हुआ है और इन तथ्यों को ओवरलुक किया गया है, तो माननीय न्यायालय सो मोटो कॉग्निजेंस ले लेती है। सेक्शन के साथ साथ एक्यूज जिनको हटाया या जोड़ा गया, या जिस सेक्शन को हटाया या जोड़ा गया, सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है। फाइनल आने के बाद, पुलिस की कार्यशैली के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। और कभी कभी पुलिस फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर सकती है कि पुलिस ने जो रिपोर्ट दी वो बिल्कुल सही है, आपका प्रार्थना पत्र नहीं ठीक है। तो मैंने कुछ पांडे जी कुछ कह रहे थे, यही, इसके अलावा भी कुछ है क्या? यही चीज़ें हैं ना। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश न्यायालय कर सकती है। और कुछ बचा? मैं पूछ रहा था भाई, आप, मुझे लग रहा था कि पांडे जी बोल नहीं रहे, क्यों नहीं बोल रहे थे? फिर हम तो इसीलिए तो रुक रहे हैं कि मैं तो देख लूँ ना कि आप क्या इधर से आ गया फर्दर इन्वेस्टिगेशन। देखिए मैं आपको बता दूं, उसी वर्गीकरण में 32 सेक्शन 32 एक चार्ट है जिसमें कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल अपराधों के बारे में बताया गया। आजकल तो ये है कि जो मैट्रिमोनियल मैटर होते हैं उनमें तो फर्स्ट स्टेप ही मीडिएशन से ही शुरू होगा, और कुछ सेक्शन ऐसे हैं कि जहाँ पर दोनों पक्ष, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल का विशेष ध्यान दीजिएगा। कुछ चीज़ें कंपाउंड हो सकती हैं। कंपाउंड की स्टेज 2 जगह होती है। अगर विवेचक महोदय के सामने प्रश्न आ गया कि कंपाउंड मामला और दोनों लोग कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो वो मीडिएशन कराकर इसको ख़त्म कर सकता है। उसके अलावा नॉन कंपाउंडेबल में मीडिएशन का कोई क्लॉज नहीं है, और मैट्रिमोनियल मैटर में फर्स्ट स्टेप ही मीडिएशन से स्टार्ट होगा। जो विवेचक है वो सबसे पहले एफआईआर को मीडिएशन सेंटर भेजता है, और मीडिएशन से दोनों पार्टीज़ को नोटिस जाते हैं और मीडिएशन स्टार्ट होता है। इसके अलावा सर, जैसे 156(3) जो हमने डाली थी वो कंप्लेंट ट्रीट हो गई, क्या उसके बाद 202(1) में फिर से अगर जांच रिपोर्ट आती तो क्या एफआईआर कोर्ट दर्ज कर सकती है उसको कि मंगाई जाएगी कि कोर्ट नहीं मंगाएगी? मंगा भी सकती है, नहीं मंगा सकती है। अगर उसने मंगाई, उसको लगा तो क्या एक एफआईआर में दर्ज कर सकती, कंप्लेंट दर्ज होने के बाद कर सकती है। जनरली सुना था बाहर के मामलों में आजकल सर ज़्यादा कोर्ट कर रही है। नहीं, मैं बता दूं, 202(1) में जब मोस्टली कंप्लेंट होती है और बाहर के मामले होते हैं जब, तो कोर्ट क्या करती है, चूँकि लोकल का नहीं है, बाहर की अधिकारिता की बाहर का मामला है, तो न्यायालय एक बार उस पर जांच कराती है कि ऐसा कुछ है भी कि नहीं है। जैसे माना आप कानपुर नगर में कोई काम कर रहे हैं और उड़ीसा का कोई बंदा है, तो कंप्लेंट आपने फाइल कर रखी है, तो आपके साथ आने के बाद माननीय न्यायालय 202(1) में इसकी जांच करा सकते हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन कि जैसे 2 क्रॉस मुकदमे हुए और दोनों में चार्जशीट आ गई, तो क्या दोनों को ही सज़ा हो सकती है? क्या स्थिति क्या बनेगी अगर दोनों को क्रॉस? मैं ला बता सकता हूँ, जजमेंट करने का अधिकार मुझको नहीं है। तो चार्जशीट बटे ए में होती है, ऐसा कुछ? ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये जजमेंट करने का अधिकार न्यायालय का है, और न्यायालय के मामलों में मैं सर क्रॉस एफआईआर में जो बटे ए में चार्जशीट आती है, क्या नया चार्जशीट नंबर मिलता है? सर ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। पहले क्रॉस में होता था कि माना 47 है और क्रॉस अगर हो गई तो 47 ये कर दी गई। अब मुझे ऐसा लगता है जब से कंप्यूटर आ गया है तो शायद नंबर मिलता है, ए का अलग ख़त्म हो गया है, तो मुझे लगता है। मैं बीएससी बायो का स्टूडेंट था,
मैं BSc बायो करके आया और मेरा लक्ष्य था कि मैं CBMT की तैयारी की, मुझे डॉक्टर बनना था। मतलब चूँकि मेरे पिता यहाँ के बहुत सीनियर काउंसिल है, श्री अशोक कुमार द्विवेदी एडवोकेट, सिविल के इज ए सीनियर काउंसिल है सिविल के। फादर को 44 ईयर्स हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए। हम 3 भाई, बड़े भाई व्यापार में चले गए, छोटा भाई कंस्ट्रक्शन लाइन में चला गया। मैं BSc करके आया और बायो का स्टूडेंट था। लॉ का सपना दूर दूर तक नहीं था कि मुझे कभी वकील भी बनना है। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा और मुझको ज़बरदस्ती लॉ करा दिया गया, मार पीट के, ठोक पीट के कि तुम्हें LLB करो, ये संभालो। मेरा 1% मन नहीं था, मैं बहुत साफ बोल रहा हूँ क्योंकि आपके सामने बैठा हूँ, एक बात बता रहा हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं था मैं LLB करूँ। मुझको ज़बरदस्ती ठोक पीट के वकील बनाया गया। कोई बात नहीं, क्योंकि फादर है, ज़बरदस्ती किया गया, मैं आया। मैं जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि यार ये मेरे लायक तो है नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मुझको यहाँ से भगा दिया जाए। तो मैं कई सीनियर से बड़ा रोडली बात करना, बाबुओं से लड़ जाना, जानबूझकर मेरी कंप्लेंट पहुँचेगी तो मुझे भगा दिया जाएगा, मेरे पिताजी मुझको भगा देंगे। तो लोग शिकायत करने जाते थे, मेरे पिताजी गए और कई बार सीनियर बोले कि भाई, पापा जी के नाम लेके बोले, भाई आप क्यों इसकी लाइफ खराब करो, आपका लड़का वकील नहीं बन पाएगा। अच्छा, इसके अंदर कोई वकील के गुण ही नहीं है जो ये वकील बने। शाम एक दिन जहाँ से मेरा वो हुआ तो मैं 4 साल मैंने यहाँ कचहरी में लोगों को सामने अपनी वो पोजीशन बनाई कि मैं बहुत इरिटेटिंग आदमी हूँ, गंदा आदमी हूँ और मैं खुद लड़ाई झगड़े करता हूँ। कई सीनियर से शिकायत बराबर मेरी फादर से की आके। मुझे लगता था बस मेरा यहाँ से पीछा छूट जाए। मैं शाम को 4 बजे के बाद कोचिंग पढ़ाता था। मैं 4 बजे घड़ी देखता था, पूरे दिन टाइम पास, इधर भागना उधर भागना, 4 बजे घड़ी देखना, भाग जाना, क्योंकि मेरा लक्ष्य कुछ और था। एक दिन कुछ घर में ऐसे लोग आ गए, रिश्तेदार, जिनके सामने मेरे पिताजी ने अपने आप को बड़ा असहज महसूस करके कहा कि इससे मेरा एक सपना था, वो सपना इसने पूरा नहीं होने दिया मेरा, और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब मुझे लगा कि नहीं यार, अपने आप को प्रूव करना ज़रूरी है। अगर मेरे पिता को लगता है कि मुझे वकील बनना है तो मैं अपने पिता के लिए केवल वकालत करूँगा। उनके सामने अपने आप को प्रूव करके दिखाऊँगा कि मैं एक अच्छा वकील हूँ। फादर हमारे सिविल करते थे, मैंने 8 साल सिविल की प्रैक्टिस की, मैंने 8 साल सिविल वर्क किया, प्योर सिविल वर्क। और फिर मुझे लगा कि अब मुझे प्रूव करना है और पिता के सामने, तो फिर मैंने 2000 का मेरा रजिस्ट्रेशन है और मैंने 2009 में अपनी साइड को चेंज किया, मैं क्रिमिनल साइड में आया। मैं आपको इसलिए और बता रहा हूँ कि मैं सिविल के लिए बार बार सबको इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि अगर आपको ड्राफ्टिंग आ गई तो आप 50% वकील कंप्लीट हैं। क्रिमिनल की वकालत में लिखना है ही नहीं, लिखना कहाँ पड़ता है कि जब आप तहरीर लिख देते हैं या बेल एप्लीकेशन लिख देते हैं। तो मैं तो सबसे कहूँगा कि अगर आपको वास्तव में एडवोकेट बनना है तो मैं सजेस्ट करूँगा सबको, सिविल प्रैक्टिस मस्ट है, उसको ज़रूर करें। बहुत मैं बार बार कहूँगा। और राजेश जी यहाँ बैठे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ हमजोली के रूप में बैठा है, सीनियर काउंसिल है। आप इससे अगर मिलेंगे, इससे पूछेंगे तो ये मेरा विश्वास है कि कभी निराश नहीं करेगा। और अगर आपको वास्तव में ड्राफ्टिंग सीखनी हो तो थोड़ा सिविल की तरफ जाएं, क्योंकि क्रिमिनल में आप लोग को ड्राफ्ट करने के लिए कुछ नहीं है। बेल लिखने के बाद आप बता दीजिए, तहरीर और बेल लिखने के बाद आप क्या करते हैं? बयान कौन लिखता है? न्यायालय या पेशकार? क्रॉस कौन लिखते हैं? न्यायालय या पेशकार? 313 कौन लिखते हैं? न्यायालय पेशकार। चार्ज कौन बनाती है? न्यायालय। जजमेंट कौन लिखती है? न्यायालय। आप कहाँ लिख रहे हैं? तो सिविल प्रैक्टिस बहुत मस्त है। मैं सजेस्ट करूँगा अगर ड्राफ्टिंग सीखनी है तो सिविल में आए।